आज जो है संसद का विशेष सत्र 3 दिवसीय चल रहा है और आज पहले दिन की तस्वीर आपने देखी है कि महिला आरक्षण समेत 3 बिलों को आज जो लोकसभा के पटल पर पेश किया गया है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज रूम से जो है मेरी सहयोगी दीपाली जुड़ गई है। और साथ ही बात की जाए एडवोकेट नरेंद्र आहूजा विवेक जो कि राजनीतिक विश्लेषण है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत दीपाली आपसे करेंगे। जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी है आज लोकसभा में जो महिला आरक्षण समेत 3 प्रमुख बिलों को पेश किया गया है और अब जो है सांसदों ने इस बिल पर चर्चा के लिए सहमति भी दे दी है। बात किया है 333 सांसदों में से 207 सांसद जो है इस बिल पर चर्चा चाहते हैं, वो हाँ कह रहे हैं, जबकि 126 सांसद जो है इसके विपक्ष में, यानी कि वो कह रहे हैं कि इस पर चर्चा ही ना हो। कैसे देखें इस पूरे सदन की कार्यवाही को दीपाली? बिल्कुल कपिल, सबसे पहले मैं आंकड़े को करेक्ट करना चाहूंगी। इस समय अपडेट सामने आ चुका है, तो आंकड़ा जो है तीनों बिल के प्रस्ताव पर वोटिंग हो चुकी है। तो 436 टोटल हो चुका है। पक्ष जो है 251 के वोट पड़े हैं पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से 185 वोट पड़े हैं। तो ये आंकड़ा अपडेट हो चुका है और इसी के साथ जो है हंगामा भरपूर देखने को मिला है। दीपाली आप पर आऊंगा, आंकड़ों के साथ बात करूंगा, आप पर आऊंगा। सीधा पहले रुक कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेंद्र आहूजा जी। नरेंद्र जी, आज की जो हमने तस्वीर देखी है, जो महिला आरक्षण समेत 3 बिलों को पेश किया गया है, कैसे देखें इसमें? वोटिंग प्रक्रिया को देखें, आंकड़ों को देखें, कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में, इस बिल पर चर्चा के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं, तो क्या माने देश की जनता, देश की आवाम चाहती है कि इस बिल को मंजूरी मिले? नरेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए दीपाली, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके के जो आप आंकड़े बता रहे थे, अपडेट आंकड़े जो है वो क्या है, और इस पूरी तस्वीर को दीपाली कैसे देखें? बिल्कुल कपिल, सबसे पहले मैं आंकड़ों से ही शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं एक बार रिपीट आपको कर देती हूँ और अपडेट इस समय क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि 251 वोट पड़े हैं पक्ष की तरफ से और 185 विपक्ष की तरफ से पड़े हैं। और टोटल आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो 436 इस समय टोटल हो चुका है, यानी कि पक्ष के फेवर में जो है सब पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। लेकिन परिसीमन की अगर बात करते हैं, इसको लेकर विपक्ष की ओर से सबसे ज्यादा हंगामा तभी से ही देखने को मिल रहा है जब से 2023 में इसे कानून बनाया गया, तब से लेकर आज तक विपक्ष की ओर से हंगामा भरपूर बरकरार है। लेकिन आज के सेशन की अगर हम बात करें, आज क्या कुछ खास रहा? समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आई है क्योंकि उनकी तरफ से जो है तमाम बयानबाजी की गई है। वहीं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं तवज्जो देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल भी यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी है और उनकी तरफ से भी साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें सारे के सारे वोट जो है मुस्लिम महिलाओं को देनी चाहिए। लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए कपिल, तो यहाँ पर महिलाओं को फेवर करना, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं सबसे पहला मकसद माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना एक कहीं ना कहीं प्रायोरिटी। और इसी के चलते जो है लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की हर एक संभव कोशिश की जा रही है। 33% आरक्षण लाना महिलाओं की तरफ से भी कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिली। हमने लगातार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से महिलाएं भी फेवर में है, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब महिलाएं जो है उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था। लेकिन आज समय जो है पूरी तरीके से बदल चुका है, परिवर्तन हो चुका है और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे दीपाली में आप पर आऊंगा हमारे साथ, दीपाली में आप पर आऊंगा, आप हमारे साथ बन रहेगा। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषण जो है नरेंद्र आहूजा विवेक जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, आज की तस्वीर जो लोकसभा से सामने आई है, क्या लगता है जो महिला आरक्षण समेत 3 बिलों को पेश किया गया है उस पर रजामंदी भी हो गई है? और अपडेट आंकड़े बता दें तो 251 सांसदों ने पक्ष में वोट किया, जबकि 185 सांसदों ने इसके विपक्ष में वोट किया है। कैसे देखें इस पूरी तस्वीर को? जी बिल्कुल, ऐसा मैं देख रहा हूं और ये बहुत ही खुशी का विषय है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हुए ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये मात्र नारियों के लिए खुशी का विषय नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में, जिस परिवार में, समाज में, प्रदेश में, देश में, राष्ट्र में नारी का वंदन, अभिनंदन किया जाता है, जहां नारी की पूजा की जाती है, वह
हम वहां देवता निवास करते हैं, अर्थात उस समाज में, उस राष्ट्र में हमेशा एक संबल मिलता है, ताकत मिलती है। दूसरा, नर से बढ़कर नारी, दो दो मात्रा भारी। नारी जब चिंतन के लिए बैठेगी, नारी जब नीति निर्धारण करेगी, तो पूरी की पूरी एक 50% नारी शक्ति को आप इतने लंबे समय तक नीति निर्धारण करने वाली उस संस्था में बिना आरक्षण दिए उनका अधिकार नहीं छीन सकते थे या उनको अधिकार से वंचित नहीं रख सकते थे। तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ये नारी वंदन अभिनंदन अधिनियम, जिसे हम महिला आरक्षण अधिनियम कहते हैं, जो पास हो चुका और 2029 में उसी के लिए एक मार्ग निर्धारित करते हुए परिसीमन आयोगों का गठन करने के लिए 3 संविधान संशोधन विधेयक लाए गए हैं। वो 3 संविधान संशोधन विधेयक क्या है, इससे क्या असर पड़ेगा? इनसे 3 परिसीमन आयोगों का गठन होगा। प्रथम, केंद्र के लिए अर्थात लोकसभा के लिए, जहां 543 सीटें हैं वो बढ़कर के 850 सीटें हो जाएंगी। इन सीटों को बढ़ाना, लोकसभा सदस्यों की संख्या को बढ़ाना, चूंकि हमने आरक्षण देना है, अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बिना सीटें बढ़ाए आरक्षण देना असंभव है, क्योंकि आप सीटें सीमित रखें और कहें कि इसी बचे खुचे में से, इसी थाली में से आप भी कुछ खा लीजिए, तो ये एक तरह से नारियों के साथ मजाक हो जाता। इसीलिए महिला आरक्षण बिल को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जो एक मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है, वो ये आज का संविधान संशोधन बिल जो 3 पेश हुए हैं ये करेगा, क्योंकि इनसे परिसीमन आयोगों का गठन होगा। लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ करके 850 होगी। फिर 33% आरक्षित महिलाओं के लिए किया जाएगा। पक्ष और विपक्ष में, सरकार और विपक्ष में मतभेद किन बातों पर है, इस पर चर्चा करना, जान लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विपक्ष ने अपने पत्ते कल से ही खोल दिए और किसी ना किसी तरह से हम कहें कि वो कह तो रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन महिला आरक्षण को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है उस पर चलेंगे तभी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। और यह स्पष्ट होता है एक बात से कि परिसीमन आयोगों का गठन होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी और उसके बाद ही उनको आरक्षित करते हुए, बढ़ी हुई सीटों को 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करते हुए, महिला आरक्षण बिल को जो कानून बना उसको हम पूरी तरह से लागू कर पाएंगे और महिलाओं के लिए संसद में और विधानसभाओं में या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी नियामक संस्थाओं के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, एक सहभागिता के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। जी नरेंद्र जी, जिस तरीके से जो है विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है ऐसा बिल्कुल लेकर, लेकिन बात की जाए अभी मौजूदा हालात की बात की जाए तो अभी 1971 की गणना के आधार पर जो है पूरी जो है महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। अगर 2011 का बेस ले रही है केंद्र सरकार तो उसमें अब बुराई क्या है? 40 साल अपडेट तो हो जाएंगे कम से कम, और कहीं ना कहीं महिला प्रतिनिधित्व का जो है रेशियो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आखिर विपक्ष क्या चाहता है, क्या शोर शराबा, आखिर क्यों ये सब? देखिए, मैं एक आपको बहुत पुरानी हरियाणा की कहावत बतलाता हूं। कहते हैं कि आटा तो गूंथती है, खाना तो बनाती है, लेकिन हिलती क्यों है आटा गूंथते हुए? तो विपक्ष ने जब एक तय कर लिया कि हमने सरकार के हर काम का विरोध करना है, जबकि इस विपक्ष का काम भारतीय लोकतंत्र में संविधान के अनुसार रचनात्मक सहयोग का रहना चाहिए, लेकिन यहां अच्छी और बुरी हर बात का विरोध करना, और विरोध भी सीधे सीधे ये कि हमने देखना नहीं है कि काम अच्छा है या बुरा है। 1971 के आंकड़ों के आधार पर यदि कोई चीज चल रही है, 1971 से लेकर के 2011 कितने वर्ष हो गए, 40 वर्षों के उपरांत हुई जनगणना को अब हम आधार बनाना चाहते हैं, तो उस पर कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष यहां राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। राजनीति 3 बिंदुओं पर कर रहा है। पहला तो वो ये कहते हैं कि इस आरक्षण के अंतर्गत भी एक आरक्षण दिया जाए।
क्या उसका कोई संवैधानिक आधार बनेगा? विपक्ष ने जब नियम 72 के तहत जब ये बिल पेश हुए, अर्जुन राम मेघवाल जी जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने जब मोशन को आगे बढ़ाया और बिल को प्रस्तुत किया, तो एक सांसद ने उठ करके कहा, मैं सपा के वह सांसद थे, उन्होंने उठ करके कहा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं है। रामगोपाल यादव साहब ने बात कही थी जी। ऐसा कहना, तय बात से ऐसा कहना संविधान के विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था हमारे राष्ट्र के संविधान में कदापि नहीं है। इसे मैं दोहरा देता हूं कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ऐसी मांग उठाना, वह भी उस समय जबकि नियम 72 के अंतर्गत चर्चा होती है, उस समय आप सिर्फ हाँ या ना कह सकते हैं, उस समय पूरी बात को कहने का प्रयास करना और ऐसी असंवैधानिक बात कहना यह गलत था। ऐसा ही अन्य विपक्षी सांसदों ने भी अपना मत बिल्कुल लगभग क्लियर कर दिया, तय कर दिया कि हम इस बिल के विरोध में रहेंगे। पहला तो उनका रहा आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण। यह आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण क्या है, मैं स्पष्ट बताऊं कि 33% आरक्षण यदि महिलाओं को दिया गया तो विपक्ष की मांग है कि उसमें से भी अब अलग अलग ढंग से जो आरक्षण है इस समय SC ST के लिए या अन्यों के लिए, उन आरक्षण को इसके अंदर रखा जाए। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम आरक्षण के अंदर भी आरक्षण रख सकते हैं? तो दूसरा उत्तर आता है कि देखिए, ये टिकटें बांटने का काम राजनीतिक दल स्वयं करते हैं। यदि वह समझते हैं, मानते हैं और जानते हैं कि नहीं, हमने अपने इन वर्गों की महिलाओं को अधिक ऊपर उठाना है, तो वह टिकट बांटते समय इस बात का निर्धारण कर सकते हैं। संविधान बिल्कुल नहीं रोकता कि यदि कोई अनारक्षित सीट पर यानी जनरल सीट पर भी कोई SC ST या कोई अन्य ऐसा आरक्षित उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और जीतता है, संविधान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। जब ऐसा नहीं है तो आरक्षण में आरक्षण की मांग क्यों? फिर इनकी ये दोहरी बात इससे भी स्पष्ट हो जाती है। इससे पहले भी जब भी महिला आरक्षण बिल की बात उठी या महिलाओं के लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर या महिला आरक्षण कानून बना करके, तब अन्य विपक्षी नेताओं ने उस समय क्या बयान दिए थे। एक दिवंगत नेता, सपाई नेता, उन्होंने तो यहां तक कहा कि अरे ये महिलाएं आ जाएंगी संसद में तो सांसद तो सीटी बजाएंगे और यहाँ क्या होगा। तो क्या ऐसी सोच रखने वाले लोग महिलाओं के प्रति आरक्षण देते हुए उन्हें देख सकते हैं क्या? क्या महिलाओं का उत्थान देख सकते हैं क्या? उन्हीं सपाई एक नेता ने कहा था, लड़के हैं गलती हो जाती है। अरे बाबा, लड़के हैं गलती हो जाती है तो क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? आप उनको सजा से बचा कैसे लेंगे? क्या लड़के हैं, इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं तो दंड भी है, कानून भी है, तो दंड मिलना भी चाहिए। और उस समय भी जब एक बार महिला आरक्षण के नाम पर ऐसा प्रयास किया गया, एक प्रस्ताव किया गया, तो एक बात तय, उस समय के भी प्रस्ताव को निकाल करके कृपया देख लें, क्या उस समय कोई ऐसी व्यवस्था की गई थी कि आरक्षण के अंतर्गत एक आरक्षण दिया जाएगा? तो उत्तर निकल करके आता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। दूसरा जो एक आक्षेप लगा रहे हैं विपक्षी नेता, वो ये कह रहे हैं कि इससे पूर्व 2011 के उपरांत एक जातिगत जनगणना करवा ली जाए और उसके उपरांत ही इस बिल को लाया जाए। यानी कि आप इसे और अधिक लंबित क्यों करवाना चाहते हैं? पहले ही 2024 के स्थान पर 2029, 5 साल तक महिलाओं ने इंतजार कर लिया। क्या इतना इंतजार काफी नहीं है क्या? और मैं तो कहूंगा 5 साल क्यों, 5 साल तक तो कोई इंतजार नहीं किया, बिल तो आ ही गया था, लेकिन 70 साल तक इंतजार किया। 70 साल तक तो किसी ने महिलाओं के आरक्षण की कोई बात नहीं की। आज जब ये मूर्त रूप लेने जा रहा है तो उसमें सहयोग देने के स्थान पर रोड़े अटकाना साफ साफ उनकी इस मानसिकता को दर्शाता है कि ये लोग महिला विरोधी हैं और 50% आबादी को आज भी घरों में दबा करके रखना चाहते हैं। एक सांसद महोदय विपक्षी थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था कि अरे फिर तो ये परकटी आ जाएंगी यहां पर। क्या ये बयान जो सार्वजनिक रूप में आज भी उपलब्ध हैं,
क्या इसके उपरांत भी हम इनसे आशा करते हैं कि ये महिलाओं के आरक्षण के प्रति थोड़ा सा भी संवेदना रखते हैं? तो उत्तर निकल करके आता है कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं तो चाहूंगा कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे और इस अच्छे कार्य के लिए ये सरकार का सहयोग करें और विपक्ष अपने रचनात्मक सकारात्मक सहयोग की भूमिका को निभाए, ना कि वैसी ही गलतियां फिर से दोहराता रहे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के शौर्य पर, या जब एक सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो उसके प्रूफ मांगने के नाम पर ऐसी गलतियां विपक्ष बार बार करेगा तो निश्चित रूप से फिर विपक्ष कहेगा ही कि ये तो आप अपने लिए परमानेंट हंगरी का एक मॉडल ला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा आरोप जो विपक्ष का है वो बिल्कुल ही बचकाना है, और वो ये आरोप है कि दक्षिण के कुछ राज्यों में सीटें घट जाएंगी। मैं एक बात, हंसी आती है इस बात को सुनकर के, मैं एक बात साफ साफ स्पष्ट रूप से आपको बतला दूं, जब सीटें 543 से बढ़कर के 850 हो जाएंगी तो सीटें सभी राज्यों में बढ़ेंगी। हाँ, आपकी बात मैं समझ सकता हूं, आपका कष्ट समझ सकता हूं। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना 2011 को आधार बना करके यदि सीटों का निर्धारण होगा तो कहीं कुछ सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, कहीं कुछ सीटें कम बढ़ेंगी। दोबारा दोहरा दूं इस बात को कि सीटें प्रत्येक प्रदेश में और केंद्र शासित प्रदेश में 543 से 850 होने के बाद निश्चित रूप से बढ़ेंगी। लेकिन यदि कुछ राज्यों में जातिगत जनगणना जो हुई है उनके आंकड़ों के आधार पर देखा जाएगा तो कुछ जगह सीटें कुछ कम बढ़ेंगी और कुछ जगह कुछ ज्यादा बढ़ेंगी। अब विपक्ष के मन में डर क्या है जिसके कारण इतने एक अच्छे और स्वागत योग्य जो आ रहा है अधिनियम का रास्ता बनाने का, रास्ता साफ करने का, ये जो परिसीमन आयोग गठित होंगे और ये संविधान संशोधन बिल आ रहे हैं उनका विरोध करने का उनका डर बतला देता हूं। उनका डर ये है कि उत्तर भारतीय राज्यों में कुछ सीटें अधिक बढ़ जाएंगी और उन सीटों के बढ़ने के कारण चूंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारतीय राज्यों यानी हिंदी भाषी राज्यों की एक पार्टी माना जाता है, उसका एक सुदृढ़ आधार माना जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि वो तो हमेशा के लिए सत्ता में रह जाएंगे। इसके लिए मेरा एक ही निवेदन है कि अरे, क्या आप ये सोचते हैं कि अपने देश को आप उत्तर और दक्षिण के नाम पर बांट देंगे? और कल जो दक्षिण से कुछ नेताओं के भाषण सुनने को मिले, जिस ढंग से वो सनातन को गाली दे रहे थे या सनातन के बारे में अनाप शनाप कह रहे थे, या आर्य और द्रविड़ की एक गलत थ्योरी को जो अंग्रेज इतिहासकारों ने प्रस्तुत की थी या वामपंथी इतिहासकारों ने दी, उसे दे रहे थे कि आर्य बाहर से आए थे, आर्य आक्रमणकारी हैं, आर्य बाहर से आकर के उत्तर भारतीय राज्यों में बस गए और हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें दक्षिण में धकेल दिया गया। ऐसी बातें सुनने में आई जब दक्षिण भारतीय राज्यों से, तो एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये तो एक अटल सिद्धांत है, तय है कि आर्य अर्थात हिंदू इस भारत के मूल निवासी थे, वो कभी भी बाहर से नहीं आए। चाहे ये आर्य यहां से जर्मनी गए, चाहे वो पर्शियन जो संस्कृति है जिसे हम ईरान अब कहते हैं वहां गए, यहां से भारतीय अर्थात हिंदू अर्थात आर्य निकल करके पूरे विश्व में जाकर के बसे और स्थापित हो गए। आर्य यहाँ के मूल निवासी थे और ये राष्ट्र को बांटने के लिए जो बार बार ये कहा जाता है कि आर्य आक्रमणकारी थे, बाहर से आए, ये बिल्कुल गलत कहा जाता है। आप कृपया बराए मेहरबानी वामपंथी या उन इतिहासकारों की बात को ना सुने जो केवल और केवल मेरे देश को बांटना चाहते हैं, कभी उत्तर दक्षिण के नाम पर, कभी जातिगत कबीलों में बांटकर। और ये जाति के अंतर्गत जाति, महिला आरक्षण में भी जातिगत आरक्षण की मांग करने वाले और कुछ नहीं करना चाहते, ये जातिगत कबीलों में बांटकर हमें अपना वोट बैंक बनाकर हमारे कंधों पर अपने पैर रखते हुए सत्ता के ऊपर बैठना चाहते हैं। हम इन्हें पहचाने और निश्चित रूप से इसका स्वागत करें।
जो नरेंद्र ये जी आप नए हमारे साथ बने परीक्षा रहेगा। आयोग के लिए दिला। नरेंद्र जी आप बने रहेगा हमारे साथ। उत्तर दक्षिण में जो बांटने की हमने बात की उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं न्यूज रूम का रुख कर लेता हूं। मेरी सहयोगी दीपाली लगातार मेरे साथ बनी हुई है। दीपाली, जिस तरीके से सदन में आज जो है विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आए, खासकर रामगोपाल यादव का, जिसका जिक्र नरेंद्र साहब भी कर रहे थे कि वो जो है महिलाओं में भी धर्म देख रहे हैं, जातिगत आंकड़े दिख रहे हैं, क्या लगता है इसका जो है देश की महिलाओं पर इस बयान का कोई असर पड़ेगा? देखिए कपिल, असर पड़ेगा या फिर नहीं ये तो देखने वाली बाद में बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है। देखिए आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण का मतलब यही होता है कि जिन माइनॉरिटीज़ को मौका नहीं मिल पा रहा है अच्छा करने का, उन्हें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। महिला सशक्तिकरण का जो नारा है वो लगातार केंद्र सरकार देती आ रही है और आज भी दे रही है। उसका एग्जाम्पल आप हम सभी लोग इस समय देख रहे हैं। लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण, जैसे कि सर ने भी जिक्र किया है यहाँ पर, वो चीज़ को हमें थोड़ा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को सबसे आगे रखना हर क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं हमारी एक प्रायोरिटी बनती है। और हंगामा तो भरपूर देखने को मिलता है जब भी केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। विपक्ष हमेशा हमलावर होता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और गौर करने वाली बात है कि विपक्ष ने ये कहा है कि परिसीमन का वो विरोध कर रहे हैं और आरक्षण का नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि परिसीमन के साथ साथ सिर्फ आरक्षण का भी विरोध हो रहा है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल लाना वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को धार्मिक के तौर पर जोड़ना वो चीज़ ठीक नहीं होती। एक आरक्षण के तौर पर हमें हर चीज़ को देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर ये कानून जब बन जाता है कपिल, सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है, तो हर 5 साल में चीज़ें बदलेंगी, सीटों में भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। अभी बस एक एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन अभी प्रस्तावित सीटें हैं कि इतनी सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन भविष्य में जो सीटें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। तो आरक्षण को आरक्षण की तरह ही देखना चाहिए। और मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से भी क्लियरली एक स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर कि परिसीमन का इस्तेमाल राजनीति के लिए बिल्कुल भी ना करें। तो अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। अभी 2 दिन और है कपिल, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज पहला दिन है, 16 तारीख है, 17-18 तारीख अभी बाकी है, और हंगामा अभी भी देखने को मिलेगा किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना जवाब दाखिल करेंगे दोनों सदनों में, और विपक्ष किस तरीके से, बिल्कुल विपक्ष किस तरीके से हमलावर होगा, ये 2 दिन अभी और देखने को मिल सकता है। तो हंगामा भरपूर देखने को। बिल्कुल दीपाली, हमारे साथ बने रहेगा। सीधा रुख करेंगे आहूजा जी का। आहूजा जी, आपने बड़ी बात कही है कि दक्षिण उत्तर को बांटने की जो है कवायद जो है विपक्ष कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि दक्षिण विपक्ष जो है दक्षिण को लेकर बड़ा जो है सेंसिटिव नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि जिसकी आबादी ज्यादा होगी उस राज्य को प्रतिनिधित्व करने का मौका ज्यादा मिलेगा। वो कह रहा है कि जो दक्षिण भारत है वहां की सरकारों ने जो है जनसंख्या नियंत्रण पर पहले से काम करना शुरू कर दिया था, और उनकी आबादी जो है उत्तर भारत की तुलना में जो है बहुत कम है। ऐसे में उन राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इन आरोपों को, इन बयानों को कैसे देखें? देखिए, यहाँ पर भी अगर आप उत्तर और दक्षिण के हिसाब से भी देखें तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, हालांकि चर्चा करनी बनती नहीं है। ये ठीक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को दक्षिण भारतीय राज्यों ने, जैसा वो एक दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि चूंकि वहां जनसंख्या दर उतनी तेजी से नहीं बढ़ी तो अच्छे से लागू किया। लेकिन आप उत्तर भारत में भी जनसंख्या के बढ़ने के कारणों को जरा उस पर विवेचन करें तो किन लोगों ने जाति के अंदर बहुत तेजी से विस्तार किया, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर भारत में भी कुछ खास तबके ने अपनी जाति को एक विशेष ध्यान रखते हुए कि यदि हमारी संख्या है तभी बल है, संख्या है तभी हमारा प्रतिनिधित्व है, तो उस ऐसा लगता है साफ तौर पर, मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूं तो उत्तर भारत में भी रहने वाले मुस्लिम वर्ग ने अपनी जनसंख्या को बहुत अधिक तेजी से बढ़ाया। उसके कई कारण भी रहे, क्योंकि हिंदू कोड बिल में एक हिंदू पुरुष केवल एक ही विवाह कर सकता है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत वहां 4 शादियां या बहुविवाह ये अलाउड हैं, ये उनको परमिटेड है। और बच्चों की संख्या भी अगर हम देखते हैं तो ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट रूप से और साफ रूप से बतलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी के साथ की। तो उत्तर भारत में भी यदि परिसीमन आयोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी सीटों की संख्या उनकी आबादी के अनुसार, अगर ये आबादी के अनुसार भी
तय होता है। अभी तो क्या बहस चल रही है, उठेदन जो विपक्ष सुझाएगा उन्हें हो सकता है कि सरकार उसमें शामिल कर ले, और शामिल करने के उपरांत सभी की सहमति, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, ऐसा हम कामना करते हैं। और यदि ये बिल सभी की सहमति से पास होते हैं तो उससे अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसकी आशा बहुत कम लगती है, क्षीण लगती है, क्योंकि विपक्ष ने तो सरकार की हर बात का विरोध करना ही शायद अपना नाम विपक्ष रख लिया। इसीलिए इसको हम इस ढंग से देखें तो निश्चित रूप से लगता है कि हमें अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस बात को कहना, लेकिन विपक्ष की ये साजिश उत्तर और दक्षिण भारत में देश को बांटने की एक बात, और 50 और 60 के दशक में हिंदी विरोध के नाम पर चले उस उग्र आंदोलन जैसी धमकी देना, ये निश्चित रूप से चिंता पैदा करता है और माथे पर लकीरें आती हैं एक आम भारतीय नागरिक पर। क्योंकि इस समय जब पूरा दुनिया भी एक वर्ल्ड वार के मुहाने पर है, तो हमें अपनी आंतरिक एकता को, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमें देश में तो कम से कम एकजुट रहने का संकल्प लेना ही होगा, और हमें किसी भी विपक्षी नेता के कहने पर उत्तर दक्षिण में या धर्म के आधार पर या जातियों के आधार पर विभाजित नहीं होना है। यहां मैं एक बात और कह दूं, ईश्वर तो मनुष्य को एक जाति कहते हैं, जो भी मनुष्य के रूप में पैदा हो वो मनुष्य है, जातियां तो हम बाद में अपने सुविधा के अनुसार बना लेते हैं। जी आप बिल्कुल आहूजा जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साथी दीपाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।